नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। नए साल पर युवक की तलवार से मारकर हत्या। पिकनिक में गाना बजाने को लेकर हुआ था विवाद। हजारीबाग के मड़ई खुर्द निवासी सूरज कुमार राणा की 1 जनवरी की रात करीब 10:30 बजे शहर के इंद्रपुरी चौक पर तलवार से मारकर हत्या कर दी गई। 30 वर्षीय सूरज राणा टाइल्स मार्बल मिस्त्री था। बताया जाता है कि रात करीब 9 बजे इंद्रपुरी चौक पर उसकी कुछ युवकों से बहस हुई थी। बहस के बाद आरोपित युवकों ने सूरज को खींचकर रेड क्रॉस भवन के पास ले जाकर उसके साथ मारपीट की। इसके बाद उसे पुनः उठाकर लाल कोठी चौक की ओर ले गए, जहां तलवार से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल सूरज को उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां रात 10:39 में उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने कई युवकों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। 5 वर्ष पूर्व सूरज की शादी हुई थी और उसके 2 बच्चे हैं। इधर मृतक के परिजन कथित तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि पिकनिक मनाकर जब सभी वापस आ रहे थे तो गाने को बजाने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ। घटना के बाद इंद्रपुरी चौक पर सन्नाटा छा गया। ठंड के कारण चौक पर लोगों की संख्या कम थी, लेकिन हो हल्ला काफी देर तक सुनाई देता रहा। जब आरोपित युवक सूरज को खींचकर ले जा रहे थे, तभी आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस जब तक खोजबीन करती, तब तक हमला करने वाले युवक अपने मंसूबे में सफल हो गए। साहिबगंज में टेम्पो और टैंकर की टक्कर में 3 की मौत। स्वास्थ्य मंत्री ने दिए बेहतर इलाज के निर्देश। साहिबगंज जिले के बरहरवा बरहेट मुख्य मार्ग पर रांगा के समीप आज टेम्पो और टैंकर के बीच भयानक टक्कर हो गई है। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है और आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें 4 की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सिविल सर्जन साहिबगंज को रांगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत घायलों को भर्ती कराने के निर्देश दिए। मौके पर सभी आवश्यक डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी पहुंच चुके हैं और गंभीर रूप से घायल मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया जा रहा है। साथ ही बरहेट, बरहरवा और रांगा थाना की पुलिस भी मौके पर मौजूद है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अंसारी ने मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। हाईटेक होंगे झारखंड सचिवालय सेवा के पदाधिकारी। एआई तकनीक से होंगे लैस। झारखंड सचिवालय सेवा के पदाधिकारी अब हाईटेक होंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने उनके प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। इसके तहत सचिवालय सेवा के पदाधिकारियों के लिए 3 चरणों में अनिवार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्धारित किया है। नए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के तहत पदाधिकारियों को आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान किया जाएगा। उनकी कार्य क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि की जाएगी। साथ ही इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं में सुधार लाना है। बर्थडे से पहले मौत, पेट्रोल लेने पहुंचे युवक को कार ने रौंदा। राजधानी रांची में जन्मदिन की तैयारी कर रहा एक युवक लापरवाह ड्राइवर के रफ्तार का शिकार हो गया। पेट्रोल पंप पर ही लापरवाह कार ड्राइवर ने विवेक नाम के युवक को कुचल दिया। इलाज के दौरान विवेक की मौत हो गई। नए साल की पूर्व संध्या पर हुए एक दुखद हादसे ने बिरसा चौक में रहने वाले एक परिवार की इकलौती चिराग बुझा दी। रांची के बिरसा चौक लंका कॉलोनी में रहने वाले ऑटो रिक्शा ड्राइवर फूलचंद तिर्की के इकलौते बेटे विवेक कुमार तिर्की की 31 दिसंबर की रात सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक विवेक 31 दिसंबर की रात अपनी स्कूटी में पेट्रोल भरवाने के लिए बिरसा चौक स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप पर गया था। उसी समय एक तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कार चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार हादसे के तुरंत बाद पंप के कर्मियों और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और विवेक को अस्पताल ले गए, लेकिन 1 जनवरी की रात उसकी मौत हो गई। विवेक एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था और अपने पिता का इकलौता सहारा था। मृतक विवेक के पिता फूलचंद ने बताया कि दुखद ये है कि 1 जनवरी को उनके बेटे का जन्मदिन भी था। वो अपने जन्मदिन के लिए केक खरीदने घर से निकला था, लेकिन वापस कफन में लौटा। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। 2 जनवरी को परिजन और मोहल्ले वाले पुलिस स्टेशन पहुंचे और आरोपी कार ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई। पेट्रोल पंप पर हुई पूरी घटना पंप के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। जगन्नाथपुर थाना प्रभारी दिग्विजय सिंह ने बताया कि हादसे के बाद कार ड्राइवर थोड़ी दूर पर अपनी कार छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कार जब्त कर ली है। शुक्रवार को परिवार की ओर से थाने में लिखित शिकायत दर्ज की गई है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस फरार कार ड्राइवर की तलाश में जुट गई है।
धनबाद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, एक युवक पर कुल्हाड़ी से हमला, एक पुलिसकर्मी भी घायल। धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र के पासी धौड़ा में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों तरफ से लाठी डंडे और पत्थर चले। ये विवाद पुरानी दुश्मनी और खाने पीने को लेकर हुए झगड़े से शुरू हुआ और हिंसा में बदल गया। दोनों गुटों के बीच पहले से चले आ रहे झगड़े के कारण हुई इस जोरदार लड़ाई में रवि कुमार पासी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया, जिससे उसका सिर फट गया। उसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद दोनों गुटों के लोग एक दूसरे पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। इलाके में तोड़फोड़ भी हुई। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इलाके में अभी भी तनाव बना हुआ है। सूचना मिलने पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को स्थिति को काबू करने में काफी मुश्किल हुई। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इस बीच रवि पासी के पिता बद्री पासी ने बताया कि उनका बेटा घर के बाहर चाय पी रहा था, तभी कुछ लोगों ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुटकी थाना प्रभारी वकार हुसैन ने बताया कि पानी की टंकी के पास एक गुट के लोगों ने रवि पासी के साथ मारपीट की, जिसमें रवि पासी गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद दोनों गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई। इस घटना में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। उन्होंने बताया कि ये घटना पुरानी रंजिश के कारण हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू। 8 जनवरी को राज्य निर्वाचन आयोग की समीक्षा बैठक। नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर 8 जनवरी को राज्य निर्वाचन आयोग आला अधिकारियों के साथ समीक्षा करने जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस समीक्षा बैठक में राज्य के सभी जिलों के डीसी, एसपी के अलावे नगर विकास सचिव, डीजीपी, गृह सचिव आदि अधिकारी मौजूद रहेंगे। समीक्षा बैठक के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निकाय चुनाव की तैयारी, सुरक्षा बलों की तैनाती सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि चुनाव घोषणा से पूर्व कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है, जिसके तहत 8 जनवरी को पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक होगी, जिसमें राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है और इसी महीने यानी जनवरी के तीसरे सप्ताह में इसकी घोषणा होने की संभावना है। जिला स्तर पर की गई तैयारी की समीक्षा के उपरांत राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर निर्णय लेगा। गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड हाईकोर्ट को पिछले दिनों हुई सुनवाई के दौरान शपथ पत्र के जरिए बताया है कि विस्तृत तैयारी के लिए 8 सप्ताह की जरूरत पड़ेगी। साथ ही चुनावी प्रक्रिया पूर्ण करने में अतिरिक्त 45 दिन लगेंगे। इस बाबत सीलबंद शपथ पत्र 22 नवंबर को आयोग द्वारा दाखिल किया गया था। इस मामले में अगली सुनवाई चूंकि 30 मार्च को निर्धारित है, ऐसे में आयोग इससे पहले चुनावी प्रक्रिया पूर्ण करने की तैयारी में है। नए साल पर झारखंड में शराब की रिकॉर्ड बिक्री, 65 करोड़ की दारू गटक गए लोग। नए साल के मौके पर झारखंड में शराब की बिक्री ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक राज्य में लगभग 65 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री का अनुमान है। झारखंड शराब व्यापारी संघ के प्रदेश महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल ने बताया कि 3 दिनों में बिक्री 65 से 70 करोड़ रुपए के बीच रही। उन्होंने कहा कि मांग के अनुरूप पूरी बिक्री नहीं हो पाई। सर्वाधिक बिक्री 31 दिसंबर को हुई, जब पूरे राज्य में लगभग 30 करोड़ रुपए की शराब बिकी। ये पिछले साल 31 दिसंबर की तुलना में लगभग 2.5 करोड़ रुपए अधिक है। पिछले साल 31 दिसंबर को 27 करोड़ 52 लाख रुपए और 30 दिसंबर को 16 करोड़ रुपए की बिक्री हुई थी। 2 दिन में कुल मिलाकर 46 करोड़ रुपए से अधिक की शराब बिकी। 1 जनवरी को भी अनुमानित 18 से 19 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। हालांकि इसका आधिकारिक आंकड़ा अभी जारी नहीं हुआ है। इन 3 दिनों में कुल बिक्री पिछले साल के मुकाबले लगभग 5 करोड़ रुपए अधिक रही। पिछले वर्ष इसी मौके पर 3 दिनों में लगभग 60 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई थी। रांची में 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक लगभग 10 करोड़ रुपए की शराब बिकी। नए साल के अवसर पर राज्य में 2 दर्जन से अधिक अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए थे। इसके अलावा लगभग 30 बार और रेस्तरां को एक्सटेंशन काउंटर की अनुमति दी गई, जिससे निर्धारित समय से 2 घंटे अधिक शराब बिक्री की जा सकी। झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे MS सोनक, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। मुंबई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस MS सोनक को झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। शुक्रवार को केंद्रीय कानून मंत्रालय ने राष्ट्रपति की सहमति के बाद जस्टिस MS सोनक को झारखंड हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। झारखंड हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान 8 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जस्टिस सोनक 8 जनवरी को शपथ ग्रहण करने के बाद चीफ जस्टिस का कार्यभार संभालेंगे।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का साहिबगंज दौरा रद्द। सदर अस्पताल में देने वाले थे ओपीडी सेवा। अपरिहार्य कारणों से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का 3 जनवरी का साहिबगंज दौरा फिलहाल रद्द कर दिया गया है। डॉक्टर अंसारी ने बताया कि जिला उपायुक्त साहिबगंज हेमंत सती के पिताजी के आकस्मिक निधन के कारण साहिबगंज में प्रस्तावित ओपीडी, मेडिकल कॉलेज, भूमि निरीक्षण और अन्य निर्धारित कार्यक्रमों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अंसारी साहिबगंज जिले में आगामी 3 जनवरी को स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल कॉलेज परियोजनाओं की प्रगति का निरीक्षण करने वाले थे। वे सुबह 11 बजे सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा देने वाले थे और खुद मरीजों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनकर आवश्यक उपचार करने वाले थे। हालांकि इस दुखद घटना के कारण उनके सभी कार्यक्रम फिलहाल स्थगित रहेंगे। डॉक्टर अंसारी ने नागरिकों और अधिकारियों से सहयोग की अपील की है और कहा है कि वो जल्द ही साहिबगंज दौरा पुनः निर्धारित करेंगे। 2 बार समन के बाद भी एसीबी के सामने नहीं आया विनय सिंह का बेटा। तीसरे समन की तैयारी। झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले और आय से अधिक संपत्ति मामले में मुख्य अभियुक्त विनय सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की सघन पूछताछ के बीच आरोपी द्वारा जांच में असहयोग और तथ्यों को छिपाने के प्रयासों ने एजेंसी के तेवर कड़े कर दिए हैं। एसीबी के अधिकारियों के मुताबिक हालिया पूछताछ के दौरान जब विनय सिंह के समक्ष उनके संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन और बेनामी संपत्तियों के दस्तावेजी प्रमाण रखे गए तो उन्होंने टालमटोल की नीति अपनाई। करोड़ों के संदिग्ध लेनदेन पर जवाब देने के बजाय आरोपी बार बार एक ही रट लगाते रहे कि उन्हें बैंक डिटेल्स और ट्रांजैक्शन याद नहीं है। इतना ही नहीं, जब जांच अधिकारियों ने निवेश के स्रोतों पर तीखे सवाल किए तो विनय सिंह ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए सारा ठीकरा अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील पर फोड़ दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील से मशविरा किए बिना कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। जांच एजेंसी इसे साक्ष्यों को नष्ट करने और समय काटने की एक सोची समझी साजिश के रूप में देख रही है। इधर दूसरी तरफ इस भ्रष्टाचार की आंच अब विनय सिंह के परिवार तक पहुंच गई है। एसीबी को पुख्ता अंदेशा है कि शराब घोटाले से अर्जित कानी कमाई का एक बड़ा हिस्सा विनय सिंह के बेटे के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया गया है। जांच एजेंसी अब तक विनय सिंह के बेटे को 2 बार समन जारी कर चुकी है, लेकिन वो एक बार भी पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुआ है। जांच में इस तरह की बाधा को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि तीसरी बार भी वो नादराद रहता है तो एसीबी अदालत का दरवाजा खटखटाकर गैर जमानती वारंट NWB जारी कराने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। वहीं विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह की भी तलाश एसीबी सरगर्मी से कर रही है। धनबाद के हीरापुर हटिया में दिन दहाड़े चोरी की कोशिश, घर में घुसे युवक को लोगों ने पकड़कर खंभे में बांधा। धनबाद शहर का व्यस्त इलाका हीरापुर हटिया में शुक्रवार को दिन दहाड़े चोरी की कोशिश का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार युवक चोरी की नीयत से हीरापुर हटिया स्थित एक मकान में घुस गया। उस समय घर के सदस्य अपने अपने कामों में व्यस्त थे, जिसका फायदा उठाकर युवक कमरों की तलाशी लेने लगा। वो बेडरूम में पलंग का बिस्तर हटाकर कीमती सामान और नकदी की तलाश कर रहा था। इसी दौरान घर की महिला की नजर उस पर पड़ गई। घर के अंदर एक अजनबी को देख महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनते ही पड़ोसी व स्थानीय दुकानदार मौके पर पहुंच गए। भागने की कोशिश कर रहे युवक को लोगों ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। आक्रोशित लोगों ने आरोपी युवक को घर के बाहर बिजली के खंभे में बांध दिया और धनबाद थाना को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और भीड़ को शांत कराकर युवक को बंधन मुक्त कर हिरासत में ले लिया। युवक कुम्हार पट्टी का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस उसे थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है। घर के मालिक गुड्डू सिंह ने बताया कि वो घर पर ही मौजूद थे, तभी अचानक पत्नी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अंदर जाकर देखा तो एक अनजान युवक पलंग के बिस्तर को उलट-पुलट कर रहा था। शोर सुनकर मोहल्ले के लोग जुट गए और युवक को पकड़ लिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के फर्जी चालान से झारखंड में पत्थर की तस्करी, स्थानीय स्तर पर हो रहा खेल, जांच के दौरान हुए कई खुलासे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चालान का इस्तेमाल करके झारखंड में पत्थर की तस्करी की जा रही है। तस्कर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चालान पलामू इलाके में ही फर्जी तरीके से तैयार किए जा रहे हैं। फिर इन फर्जी चालानों का इस्तेमाल करके पत्थर की ढुलाई की जाती है। पलामू पुलिस की कार्रवाई में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पिछले 1 साल में पलामू पुलिस ने अवैध खनन के सिलसिले में 97 हाईवा, 23 ट्रक, 4 ट्रेलर और 216 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। इसी कार्रवाई के दौरान ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि पलामू से दूसरे इलाकों में पत्थर भेजने के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चालानों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
नवंबर में पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 5 हाइवा पकड़ा था। इस दौरान पता चला कि सभी हाइवा फर्जी चालानों का इस्तेमाल करके पत्थर की तस्करी कर रहे थे। इस कार्रवाई के दौरान प्रिंस कुमार नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया गया, जिसने पुलिस को पूरी जानकारी दी। 2025 के शुरुआती महीनों में इसी तरह की एक कार्रवाई के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़े नेटवर्क का भी खुलासा हुआ। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जिन इलाकों से जिन माइंस के नाम पर चालान काटे गए थे, वहां असल में कोई स्टोन माइंस नहीं थी। धनबाद में 12 से ज्यादा दुकानों में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र स्थित निरसा बाजार में फुटपाथ के पास बनी 1 दर्जन से अधिक दुकानों में भीषण आग लग गई। इस घटना में करीब 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई गई है। घटना में दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आग लगने की सूचना मिलते ही निरसा थाना पुलिस और डीवीसी मैथन एमपीएल की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इसके साथ ही पुलिस और सीआईएसएफ की तत्परता से आसपास की अन्य दुकानों को आग से बचा लिया गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। घटना के बाद दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि उन्हें रात करीब 12 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। जब वे वहां पहुंचे तब तक उनकी दुकान पूरी तरह जल चुकी थी। दुकानदारों ने बताया कि आग लगने की जानकारी जैसे ही मिली वैसे ही मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। इस घटना में लाखों का नुकसान होने की आशंका है। यदि दमकल टीम जल्दी पहुंच जाती तो कुछ दुकानों को बचाया जा सकता था। कपड़े की दुकान चलाने वाले दुकानदार ने बताया कि आग लगने के बाद उनकी दुकान में रखा सारा सामान जल गया है, जिससे उन्हें करीब 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि देर रात आग की जानकारी मिली थी। जब वे वहां पहुंचे तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। इस घटना के बाद इलाके के दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ है। दुकानदारों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। वहीं दमकल टीम के देरी से पहुंचने पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हजारीबाग पुलिस ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को हटाया, कोयला ढुलाई शुरू। पुलिस ने केरीडारी ट्रांसपोर्टिंग मार्ग पर कुर्सी लगाकर बैठे पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को वहां से हटा दिया है। इसके बाद से इस मार्ग पर कोयले की ढुलाई शुरू हो गई है। 1 जनवरी को कोयले की ढुलाई बंद रहने की वजह से इस रूट पर दीवार खड़ी कर दी गई थी। इससे कोयले की ढुलाई 2 जनवरी की सुबह से बंद हो गई थी। ढुलाई को शुरू करने के लिए सड़क पर अवैध तरीके से खड़ी की गई दीवार को तोड़ने के दौरान पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने इसका विरोध किया और खुद ही कुर्सी लगाकर दीवार के पास बैठ गए। इससे सड़क पर अवैध तरीके से खड़ी की गई दीवार को तोड़ने का काम बंद हो गया। दीवार खड़ी कर एनटीपीसी के कोयले की ढुलाई बंद करने और पूर्व मंत्री द्वारा दीवार तोड़ने का विरोध करने की शिकायत पुलिस से की गई। इसके बाद पुलिस ने पूर्व मंत्री को समझाने की कोशिश की, लेकिन पूर्व मंत्री वहां से हटने के लिए तैयार नहीं हुए। बाद में पुलिस ने पूर्व मंत्री को जबरन दीवार के पास से हटाया और कोयले की ढुलाई शुरू करवाई। बताया जाता है कि एनटीपीसी के कोयला खदान से कोयला निकालने के बाद बीआरजी कंपनी द्वारा कोयले की ढुलाई के लिए इस मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है। पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के साथ इस कंपनी का पुराना विवाद चल रहा है। सड़क पर दीवार खड़ी कर कोयले की ढुलाई रोकने की कोशिश का कारण पुराना विवाद बताया जाता है। जेल में बंद निलंबित आईएएस विनय चौबे के रिश्तेदारों के खातों में लाखों के संदिग्ध लेनदेन। झारखंड के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचाने वाले भ्रष्टाचार के मामलों में अब एक नया और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की गहन जांच में जेल में बंद आईएएस अधिकारी विनय चौबे से जुड़े पारिवारिक सदस्यों के बैंक खातों में संदिग्ध धन प्रवाह की पुष्टि हुई है। जांच एजेंसी का मानना है कि ये केवल सामान्य बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से अवैध धन को पार्क करने और उसे वैध बनाने का एक गंभीर मामला है। एसीबी की अब तक की जांच में विनय चौबे के साले शिपीज त्रिवेदी की पत्नी प्रियंका त्रिवेदी के खातों की कार्यप्रणाली संदिग्ध पाई गई है। दस्तावेजों के मुताबिक वर्ष 2018 से 2020 के मध्य इनके खाते में 4.06 लाख की राशि एनईएफटी के जरिए ट्रांसफर की गई है। जांच में सबसे गंभीर तथ्य ये सामने आया है कि इस अकाउंट से पैसे तो ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि नहीं हुई है। कोई लोन या निवेश संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इसी नेटवर्क की दूसरी कड़ी विनय चौबे के ससुर सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी के खाते में लगभग 15 लाख जमा किए गए। इस राशि के प्राप्त होते ही इसमें से 7 लाख की बड़ी रकम चेक के माध्यम से नकद निकाल ली गई। एसीबी की जांच का सबसे अहम निष्कर्ष ये है कि प्रियंका त्रिवेदी और सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी दोनों के खातों में धन का आगमन एक ही स्रोत और समान समयावधि में हुआ है। ये स्पष्ट संकेत देता है कि भ्रष्टाचार से अर्जित काली कमाई को टुकड़ों में बांटकर परिवार के अलग अलग सदस्यों के खातों में ट्रांसफर किया गया, ताकि वो सामान्य घरेलू खर्च जैसा प्रतीत हो।
हजारीबाग के केरेडारी ट्रांसपोर्टिंग मार्ग पर रातों रात खड़ी की दीवार, कोयला लदे ट्रकों की लगी लंबी कतारें। बड़का गांव और केरेडारी अंचल में रैयतों और एनटीपीसी के बीच चल रहा विवाद एक बार फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है। ताजा मामला केरेडारी प्रखंड के जोरदाग गांव का है, जहां बीती रात पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू के आवास के सामने सड़क पर अचानक बाउंड्री वॉल का निर्माण कर दिया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एनटीपीसी द्वारा कोयला ट्रांसपोर्टिंग के लिए अब तक वैकल्पिक सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। मजबूरी में भारी वाहनों का संचालन लगातार आम ग्रामीण सड़क से किया जा रहा है, जिससे सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और भारी वाहनों की आवाजाही से धूल, कंपन और शोर के कारण ग्रामीणों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर बनाई गई बाउंड्री वॉल किसके आदेश पर और किसने बनवाई, इसकी जानकारी अब तक किसी को नहीं है। ना तो प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया है और न ही एनटीपीसी ने इस निर्माण को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। इधर बाउंड्री वॉल के निर्माण के बाद कोयला ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह बाधित हो गई है। एनटीपीसी की भारी गाड़ियां सड़क पर लंबी कतार में खड़ी नजर आ रही हैं, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। फिलहाल सवाल ये उठ रहा है कि बाउंड्री वॉल का निर्माण वैध है या अवैध, और क्या ये रैयतों के आक्रोश का नतीजा है या किसी साजिश का हिस्सा। अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन और एनटीपीसी के अगले कदम पर टिकी हैं, क्योंकि समय रहते हस्तक्षेप नहीं हुआ तो ये विवाद और गंभीर रूप ले सकता है। पलामू में ज्वेलरी कारोबारी को रंगदारी के लिए दोबारा डराने की साजिश नाकाम, हथियार के साथ युवक गिरफ्तार। ज्वेलरी कारोबारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। शहर थाना की पुलिस ने इस मामले में दोबारा दहशत फैलाने की साजिश रचने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तार युवक की पहचान पहाड़ी मोहल्ला निवासी जाफर अली उर्फ तूफानी के पुत्र शाहरुख अली के रूप में हुई है। शाहरुख इससे पहले साल 2024 में आर्म्स एक्ट मामले में जेल जा चुका है। पलामू एसपी रीश्मा रमेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इसकी जानकारी दी। पुलिस के अनुसार शाहरुख अली को उसके भांजे आतिफ खान ने कुख्यात अपराधी प्रिंस खान से संपर्क कराया था। आतिफ खान फिलहाल कुवैत में रह रहा है। प्रिंस खान के नाम का इस्तेमाल कर मेदिनी नगर टाउन थाना क्षेत्र के ज्वेलरी कारोबारी रंजीत कुमार सोनी को डराने और रंगदारी वसूलने के लिए दबाव बनाने की योजना थी। पलामू पुलिस के अनुसार बीते 21 दिसंबर को भी रंजीत कुमार सोनी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पहाड़ी मोहल्ला निवासी मोहम्मद नाजीम और मुर्तजा अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दोनों के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद हुए थे। पुलिस जांच में सामने आया कि जब रंगदारी वसूलने की साजिश विफल हो गई तो कारोबारी को डराने के लिए फिर से गोली चलाने की साजिश रची गई। शाहरुख अली को 30,000 रुपए में ये काम करने का जिम्मा सौंपा गया। आतिफ खान ने प्रिंस खान से बातचीत का वीडियो स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया था। उसके अकाउंट के माध्यम से उसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस का मानना है कि ये पूरा नेटवर्क आपस में जुड़ा हुआ है और रंगदारी वसूली के लिए संगठित तरीके से काम किया जा रहा था। एसपी ने बताया कि रंजीत कुमार सोनी के मकान और दुकान के आसपास पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। साथ ही विदेश में बैठे आरोपियों की भूमिका की भी गहराई से जांच की जा रही है। महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग रांची बंगाल टाइगर्स ने एसजी पाइपर्स को शूट आउट में 4-3 से हराया। महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग 2025-26 के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में रांची बंगाल टाइगर्स ने एसजी पाइपर्स को शूट आउट में 4-3 से मात देकर बोनस अंक अपने नाम किया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 3-3 की बराबरी पर रहीं, जिसके बाद मुकाबला शूट आउट में गया। सडन डेथ में लालरेम सियामी ने निर्णायक गोल कर रांची बंगाल टाइगर्स को जीत दिलाई। मैच की शुरुआत तेज रफ्तार से हुई। रांची बंगाल टाइगर्स ने शुरुआती मिनटों में आक्रामक खेल दिखाया और लगातार पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किए। 6ठे मिनट में अगुस्टीना गौरजेलानी ने पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर टीम को बढ़त दिलाई। हालांकि एसजी पाइपर्स ने भी तुरंत जवाब दिया और 10वें मिनट में लोला रियरा ने पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल कर स्कोर 1-1 कर बराबर कर दिया। बराबरी ज्यादा देर तक नहीं रही। 11वें मिनट में लालरेम सियामी ने शानदार डिफ्लेक्शन के जरिए रांची को फिर बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में गौरजेलानी ने 18वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर से अपना दूसरा गोल दागा। एसजी पाइपर्स के लगातार हमलों के बावजूद रांची की गोलकीपर जेनिफर रिजो ने कई बेहतरीन बचाव किए और हाफ टाइम तक रांची बंगाल टाइगर्स 3-1 से आगे रही।
दूसरे हाफ में एसजी पाइपर्स ने जबरदस्त वापसी की कोशिश की। तीसरे क्वार्टर में टीम ने लगातार दबाव बनाया, लेकिन रांची की मजबूत डिफेंस और अनुशासित गोलकीपिंग के कारण कोई गोल नहीं हो सका। चौथे क्वार्टर में भी एसजी पाइपर्स का दबदबा बना रहा और आखिरकार 59वें मिनट में सुनीलिता टोपो ने कप्तान नवनीत कौर के शॉट को डिफ्लेक्ट कर गोल कर दिया, जिससे स्कोर 3-2 हो गया। मैच के अंतिम क्षणों में एसजी पाइपर्स को पेनल्टी स्ट्रोक मिला, जिसे 60वें मिनट में लोला रिएरा ने सफलतापूर्वक गोल में बदलकर स्कोर 3-3 कर दिया। इसके बाद मुकाबला शूट आउट में पहुंचा। सुरक्षा के बीच कैसे फरार हुए जेल से 3 कैदी, जांच शुरू। जेल कैदियों पर है शक की सुई। झारखंड के हजारीबाग जेल से 3 कैदी फरार होने के मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल प्रारंभिक कार्यवाही करते हुए जेल आईजी ने 2 सुरक्षाकर्मी को सस्पेंड कर दिया है। वहीं कई सुरक्षाकर्मियों को शो कॉज किया गया है। झारखंड के हजारीबाग जिले के जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से 3 कैदियों के एक साथ फरार होने की घटना ने एक बार फिर से जेल सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जहां फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए हजारीबाग पुलिस दिन रात एक किए हुए है, वहीं दूसरी तरफ जेल प्रशासन के द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच आखिर 3 कैदी एक साथ कैसे फरार हुए, इसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि सेल को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का प्रयोग किया गया है। झारखंड के जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि मामला बेहद गंभीर है। इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 3 कैदी कैसे फरार हो गए हैं, ये बड़ा सवाल है। जेल आईजी ने बताया कि सीसीटीवी देखने से ये पता चलता है कि रात के 1 बजे के बाद तीनों कैदी फरार हुए हैं। सवाल यह है कि उनके पास सेल को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड कहां से आया। दूसरा सवाल यह है कि आखिर 30 कैदियों की सेल से 3 कैदी कैसे फरार हो गए। जेल आईजी ने कहा कि कैदियों के फरार होने के दौरान बाकी कैदियों को भी इसकी जानकारी हुई होगी, लेकिन उन्होंने किसी को कोई सूचना नहीं दी। जिला आईजी ने बताया कि पूरे मामले में जेल में बंद कैदियों की भूमिका भी संदेहास्पद है। जेल आईजी ने कहा कि जिस वार्ड में 40 से ज्यादा कैदी बंद हो और उस वार्ड के ग्रिल को काटकर अगर 3 कैदी फरार हो जाता है, तो वार्ड के अन्य कैदियों को भी उनके फरार होने की जानकारी पूर्व से होगी। ऐसा लगता है कि कैदियों के मिलीभगत से ही 3 कैदी फरार होने में कामयाब हुए हैं। हजारीबाग जेल से फरार तीनों कैदी फरार होने का समय रात के 1 बजे के बाद चुना, क्योंकि ठंड की वजह से काफी कोहरा होता है। ऐसे में वॉच टावर पर जो प्रहरी होता है, उसे नीचे सब कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। हालांकि जेल आईजी ने बताया कि ये एक घोर लापरवाही है। इस मामले में 2 जेल कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। वहीं 3 को शो कॉज जारी करके ये पूछा गया है कि क्यों नहीं आपको टर्मिनेट कर दिया जाए। लोहरदगा में लाइनमैन की मौत, गुस्साए लोगों ने रेलवे ट्रैक किया जाम, हजारों यात्री फंसे। लोहरदगा रांची रेल लाइन पर लोहरदगा में मालगाड़ी की चपेट में आकर एक लाइनमैन की मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। मुआवजे की मांग को लेकर उग्र ग्रामीणों ने गुरुवार की शाम लोहरदगा रांची रेलखंड को पूरी तरह बाधित कर दिया, जिसके चलते दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और रांची सासाराम एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर फंस गई। इससे हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मृतक लाइनमैन की पहचान लोहरदगा जिला के कैरो थाना क्षेत्र के नगजुआ गांव निवासी 50 वर्षीय वासुदेव उरांव के रूप में हुई है, जो रेलवे में एडहॉक पर कार्यरत थे। ग्रामीणों ने गुरुवार शाम को लोहरदगा रांची मेमू ट्रेन RL6 को नगजुआ के समीप रोक दिया। ग्रामीणों ने नगजुआ के पास लाल झंडा लगाकर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है और स्वयं ट्रैक पर धरने पर बैठ गए हैं। पलामू में विभिन्न पदों पर बहाली को लेकर होगा इंटरव्यू। पलामू जिले में आवासीय विद्यालयों में विभिन्न पदों पर अस्थायी बहाली को लेकर साक्षात्कार का आयोजन किया जाना है। इस संबंध में उपायुक्त प्राधिकारी द्वारा आवश्यक सूचना जारी की गई है। जारी सूचना के अनुसार एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक, पार्ट टाइम डॉक्टर, काउंसलर, महिला नर्स और छात्रावास वार्डन के पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार लिया जाएगा। बताया गया है कि इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्व में पूरी कर ली गई है और अब पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया है। चयन प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता को 60% और साक्षात्कार को 40% वेटेज दिया जाएगा। साक्षात्कार 5 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सुबह 10:30 बजे तक रिपोर्टिंग करने का निर्देश दिया गया है, जबकि साक्षात्कार की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी। साक्षात्कार का स्थान ब्लॉक ए 2nd फ्लोर स्थित मीटिंग हॉल निर्धारित किया गया है। प्रशासन की ओर से सभी आमंत्रित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित तिथि और समय पर अपने सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों पर पुनः विचार नहीं किया जाएगा।
कतरास रेलवे स्टेशन पर नई ट्रेनों के ठहराव की उम्मीद, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। मंडल रेल प्रबंधक अखिलेश मिश्रा ने गुरुवार को कतरासगढ़ रेलवे स्टेशन का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को तेजी से सुधार कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही यात्रियों की समस्याओं पर भी चर्चा की। डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने कतरासगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचने पर नए प्लेटफॉर्म निर्माण कार्य, फुट ओवरब्रिज और बुकिंग काउंटर की प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तकनीकी कारणों से कुछ देर जरूर हुई है, लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए डिजाइन में सुधार किए गए हैं। इस दौरान डीआरएम मिश्रा ने रेलवे पुलिसकर्मियों के बैरक का निरीक्षण भी किया। उन्होंने बैरक की साफ सफाई और सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। स्टेशन परिसर के बाहर जाम की समस्या पर डीआरएम ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे परिसर के अंदर व्यवस्था करना उनका दायित्व है, लेकिन बाहर की सड़क और ट्रैफिक की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। रेलवे परिसर की व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन बाहर लगने वाले जाम के लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार है। वहीं डीआरएम ने यह भी जानकारी दी कि स्टेशन के दूसरे छोर को जोड़ने वाले ओवरब्रिज का नया डिजाइन फिलहाल अप्रूव नहीं हुआ है और इस पर जल्द फैसला लिया जाएगा। डीआरएम ने कतरास स्टेशन पर नई ट्रेनों के ठहराव के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहले से एक ही प्लेटफॉर्म है, 2 अन्य प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पैसेंजर फिटनेस मिलने के बाद इस दिशा में और कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। हालांकि तत्काल एक्सेस बढ़ाने से यात्रियों को असुविधा हो सकती है और चल रहे प्रगति कार्यों पर भी असर पड़ने की संभावना है, लेकिन स्थानीय यात्रियों की कनेक्टिविटी के लिए ये एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। इससे कतरास स्टेशन के विकास और आसपास के क्षेत्र में यात्रा सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। स्थानीय निवासियों के लिए ये एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। पलामू में सड़क सुरक्षा माह, बिना हेलमेट व सीट बेल्ट वालों को माला पहना पढ़ाया नियमों का पाठ। पलामू जिले में 1 से 31 जनवरी तक सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन थीम पर सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इस दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शुक्रवार को मेदिनीनगर शहर के 6 मुहान चौक पर ट्रैफिक पुलिस और जिला परिवहन विभाग ने अनोखे तरीके से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों व बिना सीट बेल्ट कार चलाने वाले चालकों को गेंदा फूल की माला पहनाकर नियमों का पाठ पढ़ाया गया। वहीं जो बाइक सवार हेलमेट पहनकर वाहन चला रहे थे, उन्हें गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया। जिला परिवहन ऑफिस से जुड़े सड़क सुरक्षा सदस्यों और ट्रैफिक प्रभारी सतेंद्र दुबे ने वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। पलामू डीसी समीरा एस ने कहा कि सड़क सुरक्षा माह के तहत अभी जागरूकता के लिए फूल देकर आमजनों से नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। इसके बावजूद यदि कोई वाहन चालक यातायात नियमों की अवहेलना करता है तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा। डीसी ने लोगों से प्रशासन का सहयोग करने और स्वयं तथा दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। गैंगस्टर प्रिंस खान का शूटर पलामू में गिरफ्तार, सोना कारोबारी पर फायरिंग का था प्लान, विदेश में रची गई साजिश। गैंगस्टर प्रिंस खान के शूटर शाहरुख अली को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाहरुख अली के पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा गोली बरामद हुआ है। गिरफ्तार शूटर पलामू के मेदिनीनगर में सोना कारोबारी पर फायरिंग करने वाला था। फायरिंग की साजिश कुवैत में रची गई थी, जिसमें शाहरुख अली का भांजा मोहम्मद आतिफ भी शामिल है। इसकी पुष्टि पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने की है। दरअसल पलामू में पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी क्रम में एक बाइक सवार को रोका गया था। पुलिस को देखकर बाइक सवार भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने दौड़ाकर बाइक सवार को पकड़ लिया। बाइक सवार के पास से एक देसी कट्टा और गोली बरामद हुआ था। बाइक सवार युवक की पहचान शाहरुख अली की हुई थी। शाहरुख अली मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के पहाड़ी मोहल्ले का रहने वाला है। शाहरुख ने पुलिस को बताया है कि वो प्रिंस खान के कहने पर सोना कारोबारी रंजीत सोनी के प्रतिष्ठान पर फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाला था। दरअसल पलामू में सोना कारोबारी रंजीत सोनी से गैंगस्टर प्रिंस खान ने 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र से 25 दिसंबर को प्रिंस खान के 2 शूटर मोहम्मद नाजिम और मुर्तजा अंसारी को गिरफ्तार किया था। दोनों की गिरफ्तारी के बाद प्रिंस खान ने शाहरुख खान से संपर्क किया था। शाहरुख खान सोना कारोबारी रंजीत सोनी के प्रतिष्ठान पर फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाला था। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि शाहरुख अली का भांजा मोहम्मद आतिफ कुवैत में है। कुवैत में ही प्रिंस खान ने आतिफ से संपर्क किया था। आतिफ के कहने पर 30,000 में शाहरुख ने हथियार खरीदा था। सोशल मीडिया पर शाहरुख और आतिफ ने प्रिंस खान से जुड़ा पोस्ट शेयर किया था। पुलिस की पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। पुलिस की कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर तंजीलुल मन्नान मनोवर, नीरज कुमार, अनंत कुमार सिंह, TOP 1 के प्रभारी इंद्रदेव पासवान समेत कई पुलिस पदाधिकारी शामिल थे।
तो ये थी आज की झारखंड के महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।